दोस्तों, आज की कहानी है तक्षक। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कासिम के सैनिकों ने भीषण रक्तपात मचाया था। हजारों स्त्रियों की छातियां नोची गई और हजारों अपनी सील की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या तो गुलाम बना लिया गया। अरब ने पहली बार भारत को अपना इस्लाम धर्म दिखाया था और भारत ने पहली बार मानवता की हत्या देखी थी। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक जो इसी कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीर गति पा चुके थे। लूटती हुई अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी दो बहनें भय से कांप उठी। तक्षक की माँ पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उन्होंने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। माँ ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस छतरानी ने मयान से तलवार खींचा और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। एक अबला किंतु अपनी आन बान और शान के लिए उस स्वाभिमानी छतरानी ने ऐसा कठोर कदम उठाया। उसके बाद काटी जा रही गाय की तरह बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत माँ के आंचल, उस आंचल को जिसमें उसे हमेशा सुरक्षा मिली, सुख मिला, ममता मिली, प्रेम स्नेह मिला, अपनी माँ के उस रक्त रंजित आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में विलीन हो गया। 25 वर्ष बीत गए। तब का 8 वर्ष का तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। उसके चेहरे पर किसी ने कभी भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता था और न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसकी पराक्रम के किस्से पूरे सेना में सुने और सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोधक के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, क्योंकि सनातनी कभी पीछे से वार नहीं करते। जो रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग गया वो मरा ही होता है। किंतु ये स्वाभिमानी की सोच है, न कि कायरतापूर्ण लोगों की, जिस कारण वो अरबी बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। आज महाराज की सभा लगी थी। कुछ ही समय पूर्व गुप्तचर ने सूचना दी थी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज के सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपने सभी सेना नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी इस सभा में सभी सेना नायक अपना विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ। वो तक्षक जिसके मन को वर्षों से उसकी माँ और बहनों की मृतदेहें उसे कचोटती थी, उसकी आंखों में अंगारे दहकाती थी। तक्षक बोला, महाराज, हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में जवाब देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की ओर और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे।
महाराज अरब सैनिक महाबर्बर हैं। उनके साथ सनातन नियम के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। उसकी आवाज़ में आज विचार नहीं आदेश था। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई। वो बोले, तक्षक, लेकिन हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। तक्षक ने ओजपूर्ण वाणी में कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। ये बर्बर राक्षस है महाराज, इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर यह हमारा धर्म नहीं है तक्षक। राजा का एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी हमारी स्त्रियों, बच्चों समेत हमारी सारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सभा सन्न थी। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेना नायकों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त मंत्रणा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिन इतिहास बदलने वाला था। संध्या तक कन्नौज की सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगली सुबह एक भीषण युद्ध होगा, किंतु ये रात आने वाली सुबह का और आर्यव्रत का भविष्य बदलने वाली थी। आधी रात्रि बीत चुकी थी, कोई हलचल नहीं थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता उधर की भूमि शवों से भर जाती। सुबह की पहली किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उसमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शवों के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा। उस वीर के लिए जो वीरगति के बाद भी एक प्रचंड ज्वाला की तरह हर भारतीय के हृदय में धधक रहा था, है और रहेगा। आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। एक नवयुग का संचार एवं नव विचार का शिलान्यास किया आपने। हे वीर, भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। नमन है आपको तक्षक। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।